हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल ईद उपी ज्ञान पर। हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें हम पहुंच गए हैं आधुनिक काल के प्रगतिवादी साहित्य पर, जिसमें आज भाग 2 है हमारा। इससे पहले हमने एक भाग कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से जाके देख सकते हो। उन सारी वीडियोज़ को आप पढ़ सकते हो। और आज की सीरीज को हम स्टार्ट करते हैं। आज के जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्रगतिवादी युग में। इसमें बहुत सारी कोटेशंस को लिया गया है जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, और ये हमारी थोड़ी सी टफ हो जाती हैं क्योंकि कविता के बीच में से, कहानियों के बीच में से पंक्तियां दी हुई होती हैं और राइटर्स के नाम पूछे जाते हैं कि किस राइटर के द्वारा है, किस ग्रंथ से ली गई है, किस काव्य से ली गई है। स्पेशली अगर देखें डीएसएसबी का फेवरेट टॉपिक है ये। पिछले एग्जाम जो है 18 से, उससे पहले क्वेश्चन नहीं आते इतने ज़्यादा, लेकिन 2018 से इतने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने का, 18, 19, 20, 21 तक जितने भी एग्जाम हुए उन सब में डीएसएसबी ने बहुत सारे कोटेशंस को पूछा है। तो आज की जो हमारी सीरीज है इसमें कोटेशंस, नंबर ऑफ कोटेशंस के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं, हो निरुपाय समन्वय उसका करे समस्त, विजयनी मानवता हो जाए, विजयनी मानवता हो जाए। उम्मीद है बहुत सारे बच्चों को ये अपने याद होगी। ठीक है, ये विजयनी मानवता हो जाए किस काव्य की बात कर रही है, कहाँ से ली गई है ये पंक्तियां जो है किससे ली गई हैं? ये ली गई है कामायनी से ली गई हैं। ठीक है, कामायनी जो है किसने लिखा हुआ है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताना आपको। नेक्स्ट हमारा, मुझे प्रोफेसरों के बीच छायावाद सिद्ध करना पड़ेगा। मुझे प्रोफेसरों के बीच छायावाद सिद्ध करना पड़ेगा। भाई अगर कोई प्रोफेसर के बीच में अगर छायावाद, इसको बस याद करना है कि प्रोफेसर जो है उसके बीच में अगर छायावाद सिद्ध करना पड़ता है तो कोई निराला ही व्यक्ति होगा। ठीक है, तो ये उसका है, निराला जी की है। नेक्स्ट, कोई नहीं खड़ी बोली लिखना आरंभ करे, अंदाज मीर का बेजाने बेपहचाने। किसकी पंक्तियां हैं आपको बताना है। अंदाज मीर का बेजाने बेपहचाने, ये है आपके बच्चन जी की। नेक्स्ट है, उर्वशी प्रबंध काव्य के रचयिता कौन है। आपको अपने टिक लगाने में हर बार आपको बोलती है कि कॉपी पेन लेकर बैठिए, आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन लिख लीजिए। ठीक है, 41 51 का ये है। ठीक है, ABC करके भी आप कर सकते हो जल्दी जल्दी से, अगर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना अपना। और अदरवाइज आपको कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है, वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन को लिख सकते हो। ठीक है, और आपको लास्ट में लिख के बताना है कि आपके कितने क्वेश्चंस आए हैं, जिससे आपको पता रहे कि मुझे तैयारी और कितनी करनी है। क्योंकि आज का जो लेवल है पढ़ाई का वो ऐसे नहीं रह गया कि बस आपने थोड़ा सा पढ़ लिया हो गया। कंपटीशन दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है आपको, इतनी तैयारी करनी है। और जो आपने टॉपिक पढ़ लिया उसमें से बिल्कुल गलत नहीं करना है। आप देखेंगे कि इसी, अगर आप बुक को कंप्लीट करें, जो मेरी सीरीज अगर आप कंप्लीट कर लेते तो आपकी एक अच्छी खासी तैयारी हो जाती है। साथ में आपने कोई ना कोई बुक लगा रखी होगी, ले रखी होगी, उस बुक को पढ़िए, अपने खुद के सेल्फ नोट्स बनाइए, एनसीईआरटी पढ़िए, तब जाके कहीं सिलेक्शन होगा। ऐसे आसानी से सिलेक्शन नहीं होता है। वो समय चला गया कि थोड़ा सा पढ़ लिया और हो गया। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपका उर्वशी। ठीक है, उर्वशी जो प्रबंध काव्य है। अब यहाँ पे एक प्रश्न आपको मिल गया, बहुत ही केयरफुली पढ़ना है, हमें बहुत बारीकी से पढ़ना है। हमें क्वालिटी पढ़ना है, ना कि क्वांटिटी। आज हमने 15 पेज खत्म कर लिए, 15 में से क्वेश्चन आप गलत कर रहे हो। 5 पेज पढ़ो, तकरीबन 5 पेजों से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या, प्रबंध जो काव्य है, उर्वशी कैसा प्रबंध काव्य है। ठीक है, प्रबंध काव्य, मुक्त काव्य, 2 प्रकार के काव्य होते हैं। तो यहाँ पर क्या, उर्वशी जो है वो आपको बताना है कि किसकी है। तो मैंने आपको, अगर आपने मेरी सीरीज देखी है, पहले वाली सीरीज, तो आपको याद होगा कि मैंने बताया था उर्वशी चंपू काव्य भी है। पिछली क्लास में बताया था मैंने आपको कि उर्वशी चंपू काव्य वो किसका है। ठीक है, अब यहाँ पर बताना है कि प्रबंध काव्य जो है के रचयिता कौन है। ठीक है, तो ये कौन है, दिनकर जी। चंपू काव्य के आपको बताना है, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने पढ़ा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उनको देख लीजिए, तो आपकी एक कनेक्टिविटी बन जाएगी और आप अच्छे ढंग से तैयारी कर पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा, समर शेष है राष्ट्रीय कविता के रचयिता कौन है। समर शेष है राष्ट्रीय कविता है। ठीक है, समर का मतलब क्या होता है, युद्ध। ठीक है, युद्ध, समर शेष। ठीक है, तो राष्ट्रीय कविता है ये, किसने लिखी है। आप देखेंगे कि मैथिली षडगुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, दिनकर जी सभी राष्ट्रीय कविताएं लिखते हैं। तो आपको बताना है कि ये जो वाली कविता है समरशेष है, ये कविता किसकी है। तो ये है आपके दिनकर जी की। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार, रहने दो हे देव अरे ये मिटने का अधिकार। ठीक है, रहने देव, रहने दो हे देव। ठीक है, देव देवी। ठीक है, हम ऐसे बोलते ना, देव देवता जो होते हैं, देवी देवता। तो देवी देवता, इसमें आपको देखो बहुत सारी रचना ऐसी होती हैं, बहुत सारी पंक्तियां ऐसी होती हैं कि हम सारी सारी एकदम रट नहीं सकते हैं। कहीं ना कहीं मैं ट्रिक लगानी पड़ती है उसमें, कहीं ना कहीं कोई कीवर्ड पकड़ने पड़ते। जब मैं तैयारी कर रही थी तो बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी, क्वेश्चंस याद कर ले भूल जा रही हूँ। तो मैंने फिर थोड़ा सा दिमाग लगाया और इस पर थोड़ा सा काम किया। और फिर मैंने जब बारीकी से पढ़ा, बहुत ही पेशेंस के साथ उसे पढ़ा, तो मैंने देखा कि कई सारे प्रश्न ऐसे होते हैं कि उसी प्रश्न में ही उत्तर रहता है। अगर हम थोड़ा सा उसको अपने दिमाग में लॉक कर ले, कनेक्ट कर ले उसको कि हाँ भाई ये इससे पकड़ी जा सकती है। तो देखो, क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार, रहने दो हे देव। देव तो देवी देवता, देवी देवता, महादेवी। ठीक है,
देवी देवता, तो किसका हो जाएगा? महादेवी वर्मा जी की है ये लाइन। नेक्स्ट देखेंगे, आज के बिछड़े न जाने कब मिलेंगे, बहुत ही प्रसिद्ध गीत है कि आज के बिछड़े न जाने कब मिलेंगे। ये प्रसिद्ध गीत जो है किसने लिखा है, किसका है? नरेंद्र शर्मा का, रामेश्वर शुक्ल, अंचल का, नरेश मेहता का, या फिर अज्ञे जी का? आपको बताना है। तो ये किसका है? नरेश मेहता का। नेक्स्ट, कहने का तात्पर्य है कि हमारे उपन्यासकारों को देश के वर्तमान जीवन के भीतर अपनी दृष्टि गाड़कर आप देखना चाहिए, केवल राजनीतिक दलों की बात को लेकर ना चलना चाहिए, साहित्य को राजनीति के ऊपर रखना चाहिए, सदा इसके इशारों पर न नाचना चाहिए। ये कथन किसका है? साहित्य की बात कर रहे हैं। आप देखेंगे कि पुरानी वीडियो आप उसमें कहीं कोई प्रगतिवादी राष्ट्रीयता की बात नहीं हो रही थी। हर एक युग का अपना एक महत्व है। ये प्रगतिवादी युग पढ़ रहे हैं, प्रगतिवादी युग में जो रचना है वो राष्ट्र के प्रति समर्पित है, राष्ट्र की बात कर रही हैं। तो आप देखेंगे हर एक प्रश्न में कहीं ना कहीं राष्ट्रीयता दिखाई दे रही है, राष्ट्र से जुड़े हुई पंक्तियां हैं, रचनाएं हैं। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि ये बात जो है किसने बोली है? ये बोली है आपके रामचंद्र शुक्ल जी ने। किसने बोली है? रामचंद्र शुक्ल जी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, यहाँ एक दल ऐसा है जो उच्च शिक्षित है, शायद सोशलिस्ट भी है, ये उच्च शिक्षित जन कुछ लिखते भी हैं, इसमें मुझे संशय है, शायद इसलिए लिखने का एक नया आविष्कार इन्होंने किया है। यह कथन किसका है? ये आपको बताना है कि यह कथन किसका है। तो ये भी किसका है? निराला जी का है। नेक्स्ट, फूल नहीं रंग बोलते हैं, भाई फूल नहीं रंग बोलते हैं। फूलों के जो रंग होते हैं, कई फूल खिले होते हैं लेकिन उनमें रंग नहीं होता है, तो मतलब अच्छे लगते हैं। फूलों में जो रंग होते हैं वो बोलते हैं, मतलब बहुत ही सुंदर होते हैं कलर, तो वो हमें बहुत अच्छे लगते हैं फूल। तो ये किसका है? केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ सिंह भी है, ठीक है, लेकिन वो कौन सा है? केदारनाथ अग्रवाल। नेक्स्ट, सादगी, वेग और सहजता के कवि कहे जाते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार पूछा गया। ठीक है, सादगी, वेग और सहजता के कवि किस कवि को कहा गया है? तो ये कहा गया आपके रामविलास शर्मा जी को। भगवान राम देखेंगे आप, बहुत ही सादगी है इसमें, उनमें सहजता है। ठीक है, तो रामविलास शर्मा। नेक्स्ट, धुन खाए सह तीरों पर 12 खड़ी विधाता बाँचे। आपको बताना है ये जो पंक्ति है वो किसकी है। हरी भीत है छत चूती है आले पर विस्तुनिया नाचे। ये पंक्ति जो है अगर पूछा जाए किस युग से है, तो किससे हो जाएगी? प्रगतिवादी युग से। और प्रगतिवादी युग में किस रचना से ली गई है? बहुत ही प्रसिद्ध रचना है युगधारा से। नेक्स्ट है युगधारा, सतरंगे, पंखों वाली चिड़िया, ये नागार्जुन जी की रचना है, बहुत ही प्रसिद्ध। इन्होंने जो स्थिति है देश की उसके बारे में बताया। नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है और बहुत बार आया है। नागार्जुन का उपनाम, ठीक है, उनका वास्तविक नाम, और नागार्जुन किसको कहा जाता है। 3 इनसे रिलेटेड जुड़े हुए प्रश्न बहुत ही बार पूछे गए हैं। तो ये कौन है? वैद्यनाथ मिश्र। नेक्स्ट है नागार्जुन मैथिली में किस नाम से लिखते हैं? अब यहाँ पे फिर से आ गया इन्हीं का, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, मैथिली भाषा में ये यात्री के नाम से लिखते हैं। किस नाम से लिखते हैं? यात्री के नाम से। नेक्स्ट है नागार्जुन किस धारा के कवि हैं? नागार्जुन आपको बताना है ये किस धारा के कवि हैं। तो ये किसके? हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रगतिवादी युग पढ़ रहे हैं, तो प्रगतिवादी युग में है। नेक्स्ट है नागार्जुन का युग धारा, अभी हमने पढ़ा। ठीक है, युग धारा काव्य संकलन किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? आपको बताना है कि इनका जो युग धारा है वो किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? 1952। ठीक है, नागार्जुन किस तार सप्तक के कवि हैं? तो नागार्जुन किसी भी सप्तक में नहीं, यहाँ पर एक शब्द आया है तार सप्तक, ये एक मोस्ट टॉपिक है। 7 कवियों का एक समूह जिसे सप्तक कहा जाता है। ठीक है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, इस तरीके से ये प्रश्न, इससे एक प्रश्न आता ही है। अगर आपको ये भी टॉपिक डिटेल में पढ़ना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर कमेंट्स करें कि मैम ये टॉपिक डिटेल में चाहिए, ट्रिक के साथ। हर एक सप्तक के कवियों को कैसे याद करना है, उसका सन क्या है, क्योंकि एक प्रश्न आपको, अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और पीजीटी कर, तो 1 से 2 प्रश्न आपको इस टॉपिक से मिलने ही मिलने हैं। छोटा सा टॉपिक है जो हर एक एग्जाम में इससे प्रश्न पूछा जाता है, सप्तक कवियों के बारे में। तो अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इसे बता सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, आपको नागार्जुन ये किसी में भी नहीं है, आपके चारों में से किसी में नहीं। बहुत ही अच्छी ट्रिक के साथ मैंने इसे मतलब तैयार किया हुआ है, तो अगर आपको चाहिए तो आप ये कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट है मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। ठीक है, मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना कहो। ये काव्य पंक्तियां किसकी हैं? आपको बताना है कि किससे ली गई हैं या किस कवि की हैं। ऐसे पंक्तियां पूछी जाती हैं, किससे ली गई हैं या किस कवि की है। दोनों में से अगर मान लीजिए रचना पूछ दी तो आपको रचना बतानी है, और किस कवि की रचना है तो आप ऐसे बता सकते हो। तो आपको बताना है कि किसकी है ये है आपके निराला जी की। ठीक है, नेक्स्ट है छायावाद के बाद नए आंदोलन की शुरुआत नंद दुलारी वाजपेयी ने किससे मानी है? ठीक है, छायावाद के बाद जो कौन सा युग चलता है, तो नंद दुलारी वाजपेयी जी ने किसको माना है
कि इस छायावाद के बाद जो नया एक आंदोलन, वैसे तो प्रगतिवादी शुरू होता है, पर नंद दुलारी वाजपेयी जी ने कौन सा आंदोलन किस नाम से माना है? तो ये है आपके रामेश्वर शुक्ल अंचल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नामवर सिंह मुख्यतः क्या है? आलोचक हैं, उपन्यासकार हैं, कवि हैं या फिर नाटककार हैं? तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है, अगर आप हिंदी साहित्य के स्टूडेंट हैं तो ये एक आलोचक है नामवर सिंह। नेक्स्ट, एकलव्य प्रबंध काव्य, अगर पूछा जाए एकलव्य रचना कैसी है? नाटक है, कहानी है, प्रबंध काव्य है? ठीक है, तो आपको बताना है। एकलव्य नाम से तो अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको लगेगा किसी गद्य की रचना है, ये प्रबंध काव्य। ठीक है, प्रबंध काव्य में आपको बताया गया है। अब ये किसकी है एकलव्य? आपको बताना है कि एकलव्य जो है किसकी है? राम कुमार वर्मा जी की। ठीक है, नेक्स्ट, उत्तर छायावाद के पश्चात, यानी कि छायावाद के बाद की बात, ठीक है, पश्चात आधुनिक खड़ी बोली किस केंद्र पर खड़ी गति पकड़ रही थी? किस केंद्र पर गति पकड़ रही थी? काशी, इलाहाबाद, कानपुर या फिर बंबई? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर सही होगा। तो ये है हमारा इलाहाबाद। ठीक है, नेक्स्ट, उत्तर छायावाद ब्रज भाषा काव्य पर अंकित दौर, अंतिम दौर किस केंद्र में चल रहा था? कि जो छायावाद है उसमें ब्रज भाषा की रचनाएं भी हैं, तो उसका अंतिम दौर जो है वो कहाँ, किस, ये केंद्र का मतलब कहाँ से पत्र पत्रिकाएं छपती थी जहां पर जोर दिया जा रहा था खड़ी बोली पर या फिर आपके ब्रज भाषा पर? ठीक है, तो यहाँ पर ब्रज भाषा का अंतिम चरण चल रहा था, वो किस जगह पे है? और खड़ी बोली पर जोर दिया जा रहा था, तो खड़ी बोली पर कहाँ? इलाहाबाद में। और ब्रज भाषा का कहाँ पे केंद्र बताया गया है? काशी। यहाँ पर अंतिम चरण था इसका। स्वच्छंदतावाद में किस विशेषता की प्रमुखता है? स्वच्छंदतावाद जो है एक, ठीक है, आपको बताना है कि इसमें कौन सा जो टॉपिक है वो महत्वपूर्ण है, क्या इसका एक भाव है? ठीक है, आपको बताना है। तो ये विसंगति बोध है। क्या है? विसंगति बोध। नेक्स्ट है, बच्चन और दिनकर दोनों प्रतिद्वंदी कवि हैं, एक दूसरे के कंपटीटर हैं, ऐसा बोला गया है। बच्चन की भाषा दिनकर से जोरदार है, दिनकर के भाव बच्चन से अधिक उन्माद है, रसवान है, सामयिक है, दोनों एक दूसरे के, ठीक है, प्रतिद्वंदी है या पूरक है, ऐसा किसने कहा है? ग्रहण कर लेते हैं भाई, हिंदी कविता के वर्तमान और अगले युग का नेता होगा। यह कथन किसने बोला कि बच्चन और ठीक है दिनकर एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं? ये बात किसने बोली है? आपको अपना आंसर बताना है। तो ये किसने बोला है? राम नरेश त्रिपाठी जी ने। कामाध्यात्म की भावभूति पर आधारित ग्रंथ बताना है आपको, कौन सा है? कामाध्यात्म की भावभूति पर आधारित ग्रंथ कौन सा है? तो ये कौन सा है? आपका उर्वशी है। नेक्स्ट है, मिलन यामिनी गीत संग्रह के रचयिता कौन है? मिलन यामिनी गीत संग्रह के रचयिता आपको बताने हैं कि कौन है। ये है आपके बच्चन जी। नेक्स्ट प्रश्न है, अंचल किस साहित्यकार का नाम है? अंचल किस साहित्यकार का नाम है? तो ये है आपका रामेश्वर शुक्ल अंचल। ठीक है, दिनकर किस साहित्य का? बहुत ही आसान प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट है हमारा, परिरंभ कुंभ की मदिरा, परिरंभ कुंभ की मदिरा निश्वास मलय के झोंके, यह पंक्ति जो है किसकी है? आपको बताना है कि पंक्ति जो है किसकी है। यह है आपके जयशंकर प्रसाद जी की। सुमन किस साहित्यकार का नाम है? श्री मंगल सिंह सुमन। अगर आपको याद होगा कि 7th क्लास में एक पोएम है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, ठीक है, तो ये श्री मंगल सिंह सुमन का नाम है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पर एक तत्व है बीज रूप स्थित मन, साहस में, स्वतंत्रता में, नूतन सृजन में, पंक्ति किस कृति से ली गई है? किस रचना से ली गई है? आत्मजयी, अंधायुग, भारत भारती या पंचवटी? आपको बताना है कि ये किससे ली गई है। ठीक है, तो ये किससे ली गई है? अंधायुग से। तार सप्तक के संपादक व आयोजक कौन थे? तो तार सप्तक के संपादक या फिर आयोजक कौन है? अज्ञे जी हैं। ठीक है, तार सप्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ? अब ये तार सप्तक का मतलब है कहीं पर भी पृथक सप्तक नहीं है, प्रथम वाला, प्रथम को ही तार सप्तक बोला गया। अगर प्रथम आता तो गलत है, उसको ही तार सप्तक कहा जाता है। फिर द्वितीय सप्तक, तृतीय सप्तक और चतुर्थ सप्तक। ठीक है, द्वितीय तृतीय, ठीक है, कोई भी प्रथम नहीं है, प्रथम नहीं, प्रथम को ही सप्तक बोला गया, तार सप्तक। तो ये आपको बताया है कि किस वर्ष प्रकाशित हुआ है, किस वर्ष इसका अज्ञे जी ने किया है, लेकिन किस वर्ष में हुआ है? तो ये जो प्रारंभ है 1943 में। प्रयोगवाद कोई बाद नहीं, प्रयोग अपने आप में ईष्ट नहीं, वह साधन है और दोहरा साधन है। ये पंक्ति आई हुई है डीएसएसबी के पेपर में, कई बार रिपीट हुई है। तो आपको बताना है कि नरेश मेहता, नागार्जुन, अज्ञे, रामविलास शर्मा। आपको बताना है कि इनमें से कौन है। तो ये है आपके अज्ञे जी। नेक्स्ट है, राहों का अन्वेषी, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है, सॉरी पंक्ति है। राहों का अन्वेषी किन कवियों को कहा जाता है? अब देखो, दूसरा सप्तक, तीसरा और चौथा सप्तक दिया हुआ है, और यहाँ पर प्रथम ना देकर क्या दिए? तार सप्तक, क्योंकि प्रथम जहां भी लिखा हो गलत होता है, प्रथम है ही नहीं, प्रथम को ही
तार सप्तक कहा गया है? तो ये अज्ञे जी ने बोला है। ये भी हो सकता है कि किसने बोला है, कुछ ना आ जाए, ठीक है। तो अज्ञे जी ने खुद बोला है, और किसको बोला? तार सप्तक के कवियों को, अर्थात प्रथम सप्तक के कवियों को, ठीक है। अज्ञे किस तार सप्तक के कवि हैं? तो सिंपल सी बात है, प्रथम वाला ही क्या बोला गया उसको, तार सप्तक। तो इसी जो संपादक यही है, ठीक है, आयोजक यही है, और इन्होंने ही राहों कानवेसी बोला है, तो ये प्रथम के ही होंगे, ठीक है, प्रथम के ही हैं। द्वितीय सप्तक किस वर्ष? ठीक है, तो पहला आपका था 1943 में है, और दूसरा जो है 1951 में है। नेक्स्ट है हमारा, अज्ञे ने किस तार सप्तक के कवियों की भूमिका में प्रयोग शब्द को स्पष्ट किया है? अभी आप देखेंगे हमारे ये सारे के सारे प्रश्न जो चल रहे हैं तार सप्तक से चल रहे हैं, ये इस तरीके के प्रश्नों को पूछा जाता है, ठीक है। अगर आपको ये टॉपिक डिटेल में पढ़ना है तो आप इसमें, ठीक है, एक थम्स अप दिखा के कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हो कि हाँ यस मैम, तो मैं आपको बहुत जल्दी 2 से 4 दिन में वीडियो आपको ये आपको मिल जाएगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न आता ही आता है, ये प्रश्नों का तरीका है। कौन कौन से, अभी आप सोचिए 4 सप्तक हैं, चारों में 7-7 कवि हैं, चारों की सन है, किसमें क्या बोला गया है, कौन सा कवि किसमें नहीं है, तो थोड़ा सा याद करना, लेकिन मैंने ट्रिक के साथ तैयार किया है। अगर आपको चाहिए तो आप बता सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको पढ़ाई अच्छा लग रहा पढ़ते तो आप लोगों ने कई बार कमेंट्स आप लाइक भी कर दिया करें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो चैनल को, जिससे आपको अपकमिंग जितने भी वीडियो हिंदी साहित्य से रिलेटेड बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वीडियो हैं, जो कन्फ्यूजन रचनाएं हैं, एक जगह कंपाइल की हुई रचना है, वो आपको सारा कुछ इस चैनल पर मिल जाएगा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई आपसे इससे चार्ज नहीं लिया रहा। नेक्स्ट है प्रश्न हमारा, अज्ञे ने किस तार सप्तक की भूमिका में प्रयोग शब्द को स्पष्ट किया है? तार सप्तक, दूसरा सप्तक, या फिर तीसरा सप्तक, या चौथा सप्तक? आपको बताना है कि अज्ञे ने किस तार सप्तक की भूमिका में प्रयोग शब्द को स्पष्ट किया है, ठीक है। तो ये वही है दूसरा सप्तक जो है, इसमें प्रयोग शब्द की बात की है मैंने, ठीक है, प्रयोग शब्द का। नेक्स्ट है, तृतीय सप्तक किस वर्ष? अभी हमने पढ़ लिया 1943 प्रथम हो गया, 1951 द्वितीय हो गया, 1959 ये है हमारा तृतीय सप्तक, ठीक है। अब यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से हम गलतियाँ कर देते हैं। ये वाला तो डेट वगैरह तो हमें याद हो जाती है, लेकिन यहाँ गलती कर देते हैं कि कौन सा कवि किस सप्तक में है, ठीक है। जैसे मैंने आपके प्रयाग के कुंवर केदार विजय कीर्ति के मध्य में सर्वेसर बने सब, ठीक है। इस तरीके से मैंने ट्रिक के साथ आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एक बार उसको पढ़ लेंगे तो हमेशा हमेशा के लिए वो याद हो जाएंगे। चाहे आपका एग्जाम भी क्रैक हो जाए, बाद में भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं कहीं पर भी, हमेशा वो आपको याद रहेगा। मुक्ति बोध, ठीक है, मुक्ति बोध किस, कि आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे कि इसमें से कौन सा कवि नहीं है, या ये कवि किस सप्तक में है, ठीक है। इस तरीके के प्रश्न आते हैं। तो मुक्तिबोध जो है वो किसमें? तार सप्तक में, ठीक है। नेक्स्ट है, शकुंतला माथुर एकमात्र महिला जो है वो किस सप्तक में? इस तरीके का प्रश्न पूछा। तो शकुंतला माथुर जो है वो किसमें है? दूसरे सप्तक में। भारत भूषण अग्रवाल, भारत भूषण अग्रवाल आपको बताना है किस सप्तक में है? तो ये है आपके तृतीय सप्तक में, सॉरी ये है आपके तार सप्तक प्रथम में। रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा जो है वो किस सप्तक में है? रामविलास शर्मा आपको बताने हैं, तो ये भी किसमें है? तार सप्तक में, अर्थात प्रथम में। धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती किसमें है? धर्मवीर भारती आपको बताना है प्रथम, तृतीय, चतुर्थ, या फिर तार सप्तक में। तो धर्मवीर भारती है दूसरे सप्तक में। नेक्स्ट है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना आपको बताना है, ठीक है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किसमें है? ये है आपके तीसरे सप्तक में। त्रिलोचन, त्रिलोचन आपको बताना है कि किस सप्तक में है। त्रिलोचन जो है कवि वो किसी में भी नहीं है। कई बार ऐसा हो जाएगा हमें लगेगा कि शायद होंगे किसी में, तो तुक्का मार देते हैं किसी न किसी में, ठीक है। तो ये त्रिलोचन जो है किसी में भी नहीं है। गिरजा कुमार माथुर, ठीक है, गिरजा कुमार माथुर आपको बताने हैं, तो ये है आपके प्रथम में ही है, तार सप्तक में, ठीक है, गिरजा कुमार माथुर। भवानी प्रसाद मिश्र, भवानी प्रसाद जो है वो आपके दूसरे सप्तक में है। नेक्स्ट है विजय देव नारायण शाही, विजय देव नारायण शाही जो है आपके तीसरे सप्तक में है। नेक्स्ट है कुंवर नारायण, ठीक है, कुंवर नारायण आपको बताने हैं किसके हैं? तो ये हैं आपके तीसरे सप्तक के। प्रयाग के कुंवर केदार विजय कीर्ति के मध्य में सर्वेसर बने, ठीक है। इस तरीके से हम एक बार में ही साथ के साथ कवियों को याद कर लेंगे। जब 4 लाइनें याद कर लेंगे तो हमेशा के लिए आपको 28 कवि याद हो जाएंगे। अब तार सप्तक का कवि नहीं है, अभी मैंने बताया था या तो है या नहीं है। अज्ञे, मुक्तिबोध, नेमिचंद, या फिर धर्मवीर भारती। किसकी बात कर रहे हैं? तार सप्तक की, ठीक है, मतलब प्रथम वाला, पहला वाला। तो इसमें से कौन है? अज्ञे, मुक्तिबोध, नेमिचंद और धर्मवीर भारती। तो आपको बताना कौन है? धर्मवीर भारती इसमें नहीं है। पहले वाले में नैमी मुक्ति भारत की प्रभागिरी राम आज्ञा से, पहले वाले जो सप्तक हैं उनको हम कैसे याद रखते हैं? नैमी मुक्ति भारत की प्रभागिरी राम आज्ञा से। तो इस तरीके से हम कर लेते हैं तो हमें याद हो जाते हैं। भारत भूषण अग्रवाल, नरेश मेहता, रामविलास शर्मा और अज्ञे। तो नैमी मुक्ति, नैमी से नेमीचंद्र, मुक्ति से मुक्तिबोध,
ठीक है। भारत भूषण अग्रवाल भारत से। नेमी मुक्ति भारत की प्रभाकर माचवे, ठीक है। राम आज्ञा से, राम आज्ञा मतलब आगे, और अब रामविलास शर्मा। तो कौन से हैं इसमें से जो नहीं है? अब देखिए आप एक लिख से, नेमी मुक्ति भारत की प्रभागिरी राम आज्ञा से, तो इसमें नरेश मेहता कहीं नहीं आ रहे। नेमी से ना से आपके नेमी मुक्ति, नेमी मुक्ति, मुक्ति बोध, ठीक है। भारत मतलब भारत भूषण अग्रवाल, आज्ञा मतलब आगे, ठीक है। राम आज्ञा मतलब रामविलास शर्मा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।